1977 में साइंटिस्ट गैलापागोस आइलैंड्स के पास ओशन एक्सप्लोर कर रहे थे और उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो साइंस के सारे रूल्स को ब्रेक करता था। समुद्र के बिल्कुल नीचे अर्थ के अंदर से 400 डिग्री सेल्सियस का सुपर हीटेड वाटर निकल रहा था, पूरा जहरीला, सल्फर और डेडली केमिकल से भरा हुआ। अब नॉर्मल लॉजिक क्या कहती है कि यहाँ पर कुछ भी जिंदा नहीं हो सकता, ये एकदम डेड जगह होगी। लेकिन फिर उन्होंने जो देखा वो आज भी साइंटिस्ट को शॉक करता है। उन वेंट्स के करीब एक पूरी दुनिया बसी हुई थी, एक ऐसे क्रिएचर्स जिन्होंने ना कभी सनलाइट देखी और ना उनको कभी उसकी जरूरत पड़ी। जायंट श्रिम्प्स, जायंट क्लैम और कुछ ऐसा जो फूड चेन के पूरे सिस्टम को ही बदल के रख दे। और सबसे शॉकिंग बात यह थी कि ये पूरी दुनिया बिना सनलाइट के चल रही थी। अगर सनलाइट ही नहीं थी तो एनर्जी इनको कहां से मिल रही थी? इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें समुद्र की गहराइयों तक सफर करना होगा, बिल्कुल टॉप से बॉटम तक। साइंटिस्ट ने ओशन के पार्ट्स को कुछ हिस्सों में डिवाइड कर रखा हुआ है और उन लेयर्स को उन लोगों ने डिफरेंट नेम दिए हुए हैं। सबसे जो अपर लेयर आता है उस लेयर का नाम सनलाइट जोन है। ये 0 से 200 मीटर तक होता है और इसका साइंटिफिक नेम एपीपेलाजिक है। ये वो हिस्सा है जहाँ पर पूरे ओशन में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होता है। प्लांट्स, प्लैंक्टन, टर्टल्स, डॉल्फिन, व्हेल सब यहाँ रहती हैं। अगर हम इससे 10 मीटर और नीचे आए तो सनलाइट 16% ही पहुँच सकती है 10 मीटर नीचे तक, और 100 मीटर के बाद ये सनलाइट कम होकर 1% हो जाती है। अगर आपने कभी स्कूबा डाइविंग की है तो आप इसी जोन के अंदर रहते हो। नॉर्मली स्कूबा डाइवर्स 12 से 18 मीटर तक ही डीप जाते हैं और जो एक्सपर्ट डाइवर्स हैं वो 30 से 40 मीटर तक नीचे जाते हैं। और सनलाइट जोन 200 मीटर तक ही खत्म हो जाता है और 200 मीटर के बाद अगला जोन शुरू हो जाता है और वहां तक सनलाइट बहुत ही कम पहुंच पाती है और उस जोन को ट्वाइलाइट जोन कहते हैं। और इस जोन का साइंटिफिक नेम मेसोपेलाजिक जोन है। ये जोन 200 मीटर से 1000 मीटर तक गहरा हो सकता है। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे सनलाइट बहुत ही कम आ सकती है। जैसे आप जानते हैं कि सनलाइट का एक पूरा कलर स्पेक्ट्रम होता है जिसमें रेड की सबसे लंबी वेवलेंथ होती है और ब्लू और वॉयलेट की सबसे कम। तो पानी जो है वो सबसे लंबी वेवलेंथ को जल्दी अब्सॉर्ब कर लेता है और जिसकी वेवलेंथ कम होती है उसको अब्सॉर्ब नहीं करता। अब ट्वाइलाइट जोन के अंदर रेड कलर बिल्कुल इनविजिबल हो जाता है, ब्लैक कलर हो जाता है, नजर आना बंद हो जाता है। लेकिन उस जोन के अंदर हमें ब्लू और वॉयलेट कलर जरूर नजर आता है। जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं सबसे पहले रेड कलर नजर आना बंद होता है, फिर ऑरेंज, येलो, ग्रीन, लेकिन ट्वाइलाइट जोन तक ब्लू और वॉयलेट कलर नजर आते हैं। और इस जोन के अंदर टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। स्मिथसोनियन ओशंस के मुताबिक दुनिया की 90% फिश बायोमास सिर्फ इस एक जोन में पाई जाती है और इस जोन के अंदर हमें क्रीपी क्रिएचर्स मिलना शुरू हो जाते हैं। ये देखें लैंटर्न फिश, ये अर्थ का सबसे ज्यादा तादाद में पाया जाने वाला वर्टिबर्ड है। इस फिश का कलर इसके एनवायरनमेंट में कैमोफ्लेज की तरह काम करता है। कैमोफ्लेज एक डिफेंस या टैक्टिक होता है जो कि ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं अपने आप को छुपाने के लिए ताकि वो अपने सराउंडिंग के साथ ब्लेंड हो सके। इसी जोन के क्रिएचर ही इसकी हेल्प लेते हैं ताकि वो प्रेडेटर से बच सके। आप इस फिश के ऊपर लाइट चमकती देख रहे होंगे तो साइंटिस्ट को लगता है कि ये फिश इसको कम्युनिकेशन या मेटिंग के लिए यूज करती होंगी। अब हम थोड़ा और नीचे जाएं तो हमें उधर मिलता है स्ट्रॉबेरी स्क्विड, जिसकी एक आंख बड़ी और एक आंख छोटी होती है। बड़ी आंख ऊपर देखने के लिए और छोटी आंख नीचे डार्कनेस के अंदर देखने के लिए बनी है। ये स्क्विड एक वक्त में दोनों साइड को मॉनिटर कर सकती है। आप लोगों को ये स्क्विड इस वक्त रेड कलर में नजर आ रही होगी, वो इसलिए क्योंकि ये सनलाइट जोन में आई हुई है, इसलिए हम इसको रेड कलर में देख पा रहे हैं। लेकिन जब ये ट्वाइलाइट जोन में चली जाती है तो ये रेड कलर ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। इस स्क्विड का रेड कलर इसलिए है ताकि ये अपने आप को डार्क ओशन के अंदर छुपा सके। इसी तरह अगर हम नीचे जाते जाए तो हमें मिलता है ब्लडी बेली कॉम्ब जेली। ये भी जिस वक्त सनलाइट जोन में आई हुई थी इसको हमने कैप्चर किया। इस जेली का भी कलर फ्लोरोसेंट रेड कलर है जो कि ट्वाइलाइट जोन में बिल्कुल इनविजिबल हो जाता है। इसकी सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब ये जेली मूव करती है तो इसकी बॉडी पर रेनबो कलर की लाइट्स फ्लिकर्स करती हैं। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ट्वाइलाइट जोन में तो कोई भी लाइट नहीं होती, तो इस
की बॉडी पर ये लाइट कैसे फ्लिकर कर रही है। इसके पीछे एक प्रोसेस आता है बायोल्यूमिनेसेंस। बायोल्यूमिनेसेंस एक केमिकल रिएक्शन होता है। इन क्रिएचर के जिस्म के अंदर एक मॉलिक्यूल्स होता है जिसका नाम ल्यूसीफेरेंस है। जब ये मॉलिक्यूल्स एक एंजाइम ल्यूसीफेरेंस की मदद से ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो उस रिएक्शन से एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है, लेकिन उस एनर्जी से हीट की बजाय लाइट निकलती है, इसलिए इसको कोल्ड हीट भी कहते हैं। और डीप सी के क्रिएचर इस लाइट को या तो प्रेडेटर से छुपने के लिए इस्तेमाल करते हैं या फिर अपने शिकार को अट्रैक्ट करने के लिए। और अब हम थोड़ा और नीचे जाएं तो हमें मिलती है वाइपर फिश। इस फिश के दांत इतने लंबे हैं कि अपना मुंह भी ठीक तरह से बंद नहीं कर सकती और ये फिश भी बायोल्यूमिनेसेंस की हेल्प से शिकार करती है। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान सोनार ऑपरेटर ने बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज नोटिस की। उन्होंने नोटिस किया कि हर रात को सी फ्लोर ऊपर आ जाता है, इतना ऊपर कि वो शिप के बिल्कुल करीब आ जाता है और दिन होते ही वो नीचे चला जाता है। आप ग्राफ में भी ये चीज देख सकते हैं। जब साइंटिस्ट ने इसके ऊपर रिसर्च की तो उनको पता लगा कि सी फ्लोर ऊपर नहीं आ रहा, बल्कि ये दुनिया की सबसे बड़ी माइग्रेशन हो रही है। डीप सी क्रिएचर्स खाने के लिए रात के टाइम ऊपर आ जाते हैं और दिन होते ही वो नीचे चले जाते हैं। वो ये सब इसलिए कर रहे थे ताकि वो शिकार होने से बच सके और वो आराम से रात के टाइम अपना खाना खा सके। और ये माइग्रेशन हमारी अर्थ की हेल्थ के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट रोल पूरा कर रही है। ओशन के सरफेस से फाइटोप्लैंक्टन हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्व करते हैं और हर रात को बिलियन ऑफ एनिमल्स ऊपर आते हैं और उस कार्बन वेस्ट को अपने साथ नीचे डीप सी में ले जाते हैं। ये प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से तेजी से निकाल देती है। आज भी साइंटिस्ट इस माइग्रेशन को नोट कर रहे हैं। उन लोगों ने पूरी दुनिया में डिफरेंट ओशंस में ये सब होते देखा, लेकिन उनके पास इस चीज का आंसर नहीं है कि कौन कौन से एनिमल्स ऊपर आते हैं, वो कितनी तादाद में आते हैं, कौन से एनिमल्स पहले आते हैं, कौन से बाद में आते हैं। इसका उनके पास कोई सिंगल आंसर भी नहीं है। डीप सी क्रिएचर्स को देखने के लिए हमारे पास काफी ज्यादा नेट्स तो मौजूद हैं, लेकिन इन नेट्स में कई क्रिएचर्स की सॉफ्ट बॉडी टूट जाती है या तो वो इस नेट से एस्केप कर जाते हैं। तो साइंटिस्ट ने एक सोल्यूशन निकाला। 2012 के अंदर साइंटिस्ट ने एक रेड एलईडी लाइट्स को यूज किया जो कि डीप सी के अंदर क्रिएचर्स के लिए इनविजिबल है और उसके साथ मौजूद मोटर की नॉइज को रिड्यूस करते हुए उसके साथ एक स्पेशल लूर को अटैच किया जो कि ब्लू कलर की लाइट को फ्लैश करता है। अब ये सारा इंतजाम तो कर लिया और उसके बाद उन लोगों ने इसको 7000 मीटर नीचे भेज दिया और फिर हिस्ट्री में पहली दफा कैमरे ने जायंट स्क्विड को रिकॉर्ड किया। लेकिन ये रिकॉर्ड सिर्फ कुछ सेकंड के लिए ही था। इसके पीछे साइंटिस्ट ने कई सालों की इंजीनियरिंग जो कि 20 इयर्स का बेस का डाटा निकाला जो कि इन जायंट स्क्विड्स को खाती हैं और 100 से ज्यादा डाइव्स की सिर्फ कुछ सेकंड की वीडियो कैप्चर करने के लिए। अब इतना मुश्किल है डीप ओशन को एक्सप्लोर करना, इसके बारे में पता करना कि उस जोन के अंदर कौन कौन से क्रिएचर रहते हैं। अब हम लोग 1000 मीटर नीचे आ चुके हैं। इस टाइम हमारे आसपास बिल्कुल भी 0% सनलाइट पहुंच रही है। हमें आसपास कुछ नजर नहीं आ रहा, सिर्फ अंधेरा है। हम लोग दुनिया के सबसे बड़े हैबिटेट में खड़े हैं जो समुद्र के टोटल पानी का तकरीबन 70% कवर करते हैं और इस जोन का नाम है मिडनाइट जोन और इसका साइंटिफिक नेम बेथा पेलाजिक है। ये जोन 1000 से लेकर 4000 मीटर तक है और अब इस जोन में कुछ देखने के लिए तो सबसे पहले आपको बहुत ज्यादा लकी होना पड़ेगा जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है डीप सी एक्सप्लोरेशन में। अब इस जोन में जो हमें ज्यादातर क्रिएचर्स मिलते हैं वो स्कैवेंजर्स होते हैं जो कि डेड सेल्स, डेड बॉडीज और पूप को खाते हैं। अब कुछ क्रिएचर्स को इस जोन में हमने देखा है उसके बारे में बात करते हैं। 1000 मीटर के थोड़ा सा नीचे जाने के बाद हमें सबसे पहले मिलती है एंगुलर फिश। एक एनिमेशन नीमो फिल्म ने भी पॉपुलर किया था। इस फिश के सर पर एक फिशिंग रॉड लगा होता है जिसके टॉप पर एक बल्ब चमक रहा होता है और ये इसका यूज शिकार को अट्रैक्ट करने के लिए करती है। एंगलर फिश एक टाइम में अपने साइज से डबल साइज के क्रिएचर को भी खा सकती और इस फिश की सबसे इंटरेस्टिंग चीज इसका रिप्रोडक्शन मेथड है। एंगलर फिश का मेल फीमेल से 10 गुना छोटा होता है। जब वो एक फीमेल एंगलर फिश को ढूंढ लेता है तो वो उसके बॉडी के साथ अटैच हो जाता है। अटैच का मतलब वो परमानेंट अटैच हो जाता है। वो अपना ब्लड भी उस फीमेल के साथ शेयर करने लगता है। इन शॉर्ट वो एक फीमेल की ऑर्गन की तरह काम करता है। हम लोगों ने एक फीमेल के ऊपर 7 से 8 मेल्स को भी अटैच देखा है और इससे अगर हम थोड़ा सा और नीचे जाएं तो हमें मिलती है गल्पर
ईल, जिसका मुंह इसकी बॉडी से कई गुना ज्यादा बड़ा है। ये ईल अपने से कई गुना बड़े साइज के शिकार को खा सकती है और ये ईल भी बायोल्यूमिनेसेंट का यूज करती है, जो कि साइंटिस्ट के मुताबिक इसके लिए ये शिकार को अट्रैक्ट करने के काम आता है। और यहीं पर रहते हुए हमें एक और फिश मिलती है, फैंग टूथ फिश। इस छोटी सी मछली के दांत इसकी बॉडी के रिलेटिव साइज में किसी भी दूसरी मछली से सबसे बड़े हैं। और इसी जोन में रहते हुए हमें मिलता है वैम्पायर स्क्विड। ये क्रिएचर जो आप देख रहे हैं ये टेक्निकली ना तो स्क्विड है और ना ही ऑक्टोपस है। जब साइंटिस्ट ने पहली दफा इसको देखा था तो उन लोगों ने एज्यूम किया था कि ये कोई एक बहुत ही डेंजरस शिकारी होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। लेकिन ये पूप खाता है। अब हम थोड़ा सा और नीचे जाएं तो हमें मिलता है एक क्रैब, एक ऐसा क्रैब जो अपना खाना खुद उगाता है, यती क्रैब। ये अपने हाथ के ऊपर मौजूद व्हाइट फर के ऊपर बैक्टीरिया को ग्रो करता है और उसके बाद उस बैक्टीरिया को खाकर अपना गुजारा करता है। साइंटिस्ट ने नोट किया कि ये क्रैब टोटली अंधा है, इसको कुछ नजर नहीं आता, इसलिए इसको सरवाइव करना बहुत ही इजी है। ये कि अपने ही ऊपर खाने को उगाता है और फिर उसे ही खाकर गुजारा करता है। अब हम लोग 4000 मीटर तक आ चुके हैं और 4000 मीटर से शुरू होता है एबसल जोन और ये जोन 4000 से लेकर 6000 मीटर तक डीप होता है। ये जोन आज भी हमारे लिए टोटली अनजान है। इस जोन के अंदर जो क्रिएचर रहते हैं वो पूरी दुनिया में और कहीं नहीं पाए जाते। इस जोन के अंदर सिर्फ पानी नहीं पाया जाता, इस जोन के अंदर लंबे लंबे माउंटेन्स, वोल्केनोस, प्लेन्स हैं। इन शॉर्ट ये ओशन का सरफेस है। यहाँ पर प्रेशर 1100 टाइम्स ज्यादा हो जाता है सरफेस के प्रेशर से। अगर आप इसको एक एग्जांपल से समझो तो एक इंसान के सर पर 2 अफ्रीकन हाथी खड़े कर दे तो जितना प्रेशर उसके सर पर पड़ेगा इतना प्रेशर इस जोन में पड़ना शुरू हो जाता है। यहाँ पर भी हमें कुछ क्रिएचर्स मिले हैं। 4000 क्रिएटर के अंदर हमें एक फिश मिलती है, हैग फिश, जो लिटरली अपने आप को म्यूकस के अंदर लपेट लेती है जब कोई प्रेडेटर उसके ऊपर अटैक करता है। ये उसका एक डिफेंस सिस्टम है अपने आप को प्रेडेटर से बचाने के लिए। और ये फिश भी स्कैवेंजर है, डेड बॉडीज को खाकर अपना गुजारा करती है। और सबसे वियर्ड बात ये है कि ये फिश के अंदर घुसकर अंदर से खाना शुरू करती है। अब इसी जोन के अंदर रहते हुए हम थोड़ा और नीचे जाएं तो हमें एक फिश मिलती है, रेड टेल फिश। ये फिश भी स्कैवेंजर है, मुर्दा चीजें खाती है। और इस फिश की इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये कई किलोमीटर दूर से डेड बॉडीज को सूंघकर उस तक पहुंच जाती है। अब इसकी जो लंबी टेल है इसकी वजह से इसको रेड टेल का नाम मिला। अब इसी जोन में थोड़ा सा और नीचे जाएं तो हमें मिलता है डम्बो ऑक्टोपस। इस क्यूट से ऑक्टोपस के सर पर फिन्स लगे हुए हैं, जो कि एक और एनिमेशन डम्बो एलिफेंट के कैरेक्टर का याद दिलाती है। उधर से ही लेकर इस ऑक्टोपस का नाम डम्बो ऑक्टोपस रख दिया। और वो जब इस फिन्स को हिलाता है तो ऐसा ही फील होता है जैसे कि वो हवा में उड़ रहा हो। अब साइंटिस्ट सोचते हैं कि अर्थ पर बिना सनलाइट के भी इतनी ज़्यादा लाइफ मौजूद है और वो सरवाइव भी कर रही है। तो जुपिटर के मून यूरोपा के ऊपर भी लाइफ मौजूद हो सकती है। यूरोपा जुपिटर का 4th लार्जेस्ट मून है, इसके ऊपर साइंटिस्ट को लगता है कि लाइफ मौजूद है। उसके बारे में मैंने लॉन्ग फॉर्म वीडियो बनाई हुई है, आप वो भी जाकर चेक कर सकते हो, जिसके अंदर डिटेल में मैंने ये बताया है कि उसके ऊपर लाइफ होने के इम्कान हमें क्यों लगते हैं, क्यों लगता है कि उस पर लाइफ मौजूद होगी। और उस पर भेजे जाने वाले मिशन जो इस वक्त दुनिया से निकल चुके हैं उसके बारे में भी बात की है, आप जाकर चेक कर सकते हो। अब स्टार्ट में आपको मैंने बताया था कि सनलाइट के बिना लाइफ कैसे पॉसिबल है, तो वो पॉसिबल इन वेंट्स की वजह से है। जो इस अंडर वाटर वेंट्स मौजूद हैं वो हीट प्रोड्यूस करती हैं और एनिमल्स जो क्रिएचर्स हैं वो इस हीट की हेल्प से एनर्जी लेती हैं। वैसे तो 6000 मीटर तक ओशन का डेप्थ आ जाता है, लेकिन अर्थ पे कई जगह पर यह डेप्थ इससे भी गहरा चला जाता है, जिसे साइंटिस्ट हिडल जोन कहते हैं। अब चैलेंजर डीप पैसिफिक ओशन का सबसे गहरा पॉइंट है, जो कि 10,994 मीटर तक डीप है। अब सवाल आता है कि क्या इतने डीप ओशंस के अंदर भी लाइफ मौजूद हो सकती है? तो उसका आंसर है हाँ, स्नेल फिश, जो कि सबसे ज्यादा गहराइयों में पाई जाने वाली फिश है, जो छोटे श्रिम्प्स और फिशेस को खाकर अपना गुजारा करती है। फिर आते हैं जायंट एम्फोपोड्स या श्रिम्प्स जैसे क्रिएचर, जो श्रिम्प के नॉर्मल साइज से कई गुना ज्यादा बड़े हैं। एक एम्फोपोड का साइज 30 सेंटीमीटर तक बड़ा हो सकता है और ये भी स्कैवेंजर्स हैं जो कि डेड एनिमल्स को खाकर अपना गुजारा करते हैं। फिर इस ओशन की सबसे वियर्ड चीज हमें नजर आती है, एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, मगर इतना बड़ा कि उसको हम एक आम आंख से आराम से देख सकते हैं। एक सेल आप जानते हैं कि कितना छोटा होता है, उसको आम आंख से देखना तो इम्पॉसिबल है। उसको
माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर ही पॉसिबल है देखना। ये सिंगल सेल इस हिडन जोन में मौजूद है, एक ऐसा सेल जो हमें नेकेड आई से भी विजिबल है। और इस हिडन जोन की सरफेस पर हम लोगों को प्लास्टिक भी मिला, मतलब कि हम लोग हिडन जोन की सरफेस तक पहुंच गए, लेकिन एक गलत तरीके से। 2019 में साइंटिस्ट को रिसर्च करते हुए मरीनन ट्रेंच के सरफेस के ऊपर प्लास्टिक के डेब्रिस मिले। हम लोगों ने इस प्लास्टिक से पूरे ओशंस को तबाह कर दिया है। एक ऐसी जगह जहां पर हम लोग सोच भी नहीं सकते कि लाइफ रह कैसे सकती है, वहां पर भी लाइफ है, लेकिन वो अफेक्ट हो रही है सिर्फ हमारी वजह से। और यहाँ पर ओशन के डीप जाने का सफर हमारा कंप्लीट होता है 0 से 11,000 मीटर तक। लेकिन अभी हमने इस ओशन के बारे में कुछ भी नहीं जाना। हर एक्सपीडिशन कुछ नया लेकर आती है। 2025 में पहली दफा हम लोगों ने एक लाइव कोलोसल स्क्विड को कैप्चर किया और इसको हमने 600 मीटर की डेप्थ पर पाया। 2025 में इसकी डिस्कवरी से पहले हमने इसको एक डेड स्पीशी में डाल दिया था, लेकिन जब इसको पहली दफा कैप्चर किया गया तो पता लगा कि अभी भी ओशन में फिर रही है। ईडीएनए की टेक्नोलॉजी की वजह से हम आसानी से पता कर पाते हैं कि इस डीप ओशंस के अंदर क्या मौजूद है। ये एक अलग टॉपिक है, इसके ऊपर हम किसी अगली वीडियो के अंदर बात करेंगे। और अभी भी डीप सी से जो हम लोगों ने डीएनए कैप्चर किए हैं, उन सैंपल्स का 90% जेनेटिक सीक्वेंस हमारे डाटाबेस से मैच नहीं करता, मतलब कि वो स्पीशीज ऑफिशियली अभी तक एग्जिस्ट नहीं करती। या तो वो हमारे सामने नहीं है या तो वो इस दुनिया से एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। अब एक दफा सोचो कि अगर यहाँ पर इतना कुछ है तो उस 74% में कितना कुछ होगा, जो कि ट्वाइलाइट जोन में हमने सिर्फ 26% ही डिस्कवर किया है। अभी 74% उसका बाकी है। और साइंटिस्ट इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए रोजाना नीचे जाते हैं और एक्सपीडिशंस करते हैं और नई नई स्पीशीज को डेली डिस्कवर कर रहे हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको शेयर करो, ये नॉलेज सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है। कमेंट में बताओ कि किस जोन के क्रिएचर्स ने तुमको सबसे ज्यादा हैरान किया। अगर तुम मेरे से पूछो तो मुझे सबसे ज्यादा हिडन जोन में मौजूद सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में किया, कि एक सेल इतना बड़ा कि उसको हम आम आंख से भी देख सकते हैं। और एंगलर फिश की मेल वाली जो स्टोरी है वो अभी तक मुझे हजम नहीं हो सकी।